नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निफ्टी ट्रेड फाइंडर पर। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। बेसिकली मेरे दो वीडियोस को देख के मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया था फंडामेंटल एनालिसिस को जानने के लिए, तो मैंने सोचा अच्छा टॉपिक आपके साथ शेयर करने के लिए। तो हम जब भी किसी शेयर को खरीदते वक्त दो चीज़ों को मेजरली ध्यान रखते हैं, वो है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस एक्शन को देखते हैं चार्ट की हेल्प से, और हम डिसीजन बनाते हैं कि हमें शेयर को कब खरीदना है और कब बेचना है। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम एनालाइज करते हैं किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को, उसकी देनदारी को, उसकी अर्निंग्स को, उसकी सेल्स को, ये सारे के सारे फैक्टर्स को कवर करते हैं और फिर डिसीजन बनाते हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। अब फंडामेंटल एनालिसिस करने में अगर बहुत सारे फैक्टर्स को हम कवर करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो मैंने मेन 3 पॉइंट इसके निकाले हैं, जिससे आप जिनके बारे में समझ के आप उन डिसीजन बना सकते हो कि इस शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। पहला है वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा है रेशो, तीसरा है बैलेंस शीट। अब वैल्यू क्या होती है? किसी भी शेयर की वैल्यू, जो करंट प्राइस किसी भी शेयर का होता है वो वैल्यू होती है उसकी। और दूसरा होता है इसका पार्ट इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या वो प्राइस जो अभी शेयर का है वो सही है या नहीं है। और सही नहीं है तो एक्चुअल कौन सा है, वो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप गुड़गांव में पेट्रोल भरवाने के लिए कल जाते हो तो 97 रुपीज़ का पर लीटर का आपका रेट मिलेगा, चाहे आप किसी भी पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल भरवा लो। लेकिन ऐसा शेयर मार्केट में नहीं होता है। शेयर मार्केट में आपको नहीं पता होता है कि जो अभी मार्केट में जो रेट चल रहा है क्या वो सही है किसी भी शेयर का या नहीं है। कहीं वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है, कहीं वो अंडर वैल्यूड तो नहीं है। तो अगर प्राइस 100 रुपये का 1000 में मिल रहा है, यानी कोई चीज़ जो 100 रुपये की है वो 1000 रुपये में मिल रही है, और फ्यूचर में वो करेक्ट करके 300 या 400 200 पे आ गई, तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो ये दर्शाता है कि किस स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो आप इसको किसी भी स्क्रीनर पर आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी शेयर की क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, रेशो। अब रेशो 4 तरह की होती हैं: पीई रेशो, पीबी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो और करंट रेशो। अब पीई रेशो बेसिकली मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब सरल भाषा में मैं इसको समझाऊं तो ये आप कितना रुपए लगा रहे हो 1 रुपये कमाने के लिए, ये पीई रेशो दर्शा देता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी भी शेयर का पीई रेशो 25 है तो इसका मतलब आप 1 रुपये कमाने के ऊपर 25 रुपये अपने इन्वेस्ट कर रहे हो। किसी भी शेयर का पीई रेशो 20 है तो आप 20 रुपये उस पर लगा रहे हो 1 रुपये कमाने के लिए। किसी भी स्टॉक का पीई रेशो 10 है तो उसका मतलब आप 10 रुपये लगा रहे हो 1 रुपये कमाने के लिए। मतलब पीई रेशो जितना कम होगा उतना अच्छा है आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए। फिर दूसरा आता है पीबी रेशो, इसको हम प्राइस टू बुक रेशो भी बोलते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अब ये रिप्रेजेंट करता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। सरल भाषा में समझाऊं तो अगर पीबी रेशो कम है तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अगर पीबी रेशो 1 से ज़्यादा है तो ये ओवर प्राइज्ड है। पोटेंशियल उसमें हो सकती है लेकिन कंसिडरिंग दूसरे फैक्टर को भी। और अगर पीबी रेशो इक्वल टू 1 है तो मार्केट वैल्यू कंपनी की और बुक वैल्यू सेम है। तो बेसिकली पी रेशो भी कम होना चाहिए, पीबी रेशो भी कम होना चाहिए, और तीसरा जो शेयर के बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो। अगर इसको मैं आप जैसे फॉर्मूला देख सकते हो, टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। अब डेब्ट क्या होता है? डेब्ट बेसिकली आपका लोन होता है जो आप मार्केट से उठाते हो, बैंक से उठाते हो। और शेयर होल्डर इक्विटी भी क्या होती है? इक्विटी होती है जो आप अपनी कंपनी का शेयर आप
एलोकेट करते हो या शेयर मार्केट में आप उनको बेचते हो। तो जब कंपनी ग्रो करती है तो जितनी उसकी इक्विटी आप सेल करोगे उतना उसको ज़्यादा बड़ा लॉस होता है, अगर वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो। और अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है तो लोग इक्विटी को ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनको सेल कर दे ताकि लॉस शेयरिंग भी हो जाए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोन भी कम होना चाहिए, लेकिन अगर कंपनी के पास कैश पेइंग की कैपेसिटी है कि वो उस लोन जो उसने लिया है उसको रीपे कर देगा, तो उसके लिए डेब्ट बढ़िया है और वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं जिरोदा का नाम ले देता हूँ। वो उसने अभी तक अपनी पूरी की पूरी इक्विटी अपने पास रखी हुई है, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अगर वो इक्विटी अपनी बेचती है तो उसको अपना प्रॉफिट का शेयर सबके साथ मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहता। वो लोन लेके अपना काम चलाता है और उसको रीपे भी बड़ी जल्दी कर देता है। तो ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। हालांकि ये कम होना चाहिए, टोटल डेब्ट इक्विटी से अगर रेशो की हम बात करें इन्वेस्ट करने के लिए तो ये कम होना चाहिए। तीसरा होता है करंट रेशो। जिसने भी अकाउंट्स पढ़ी होगी, बैकग्राउंड से होगा, उसको पता होगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज होता है करंट रेशो। मतलब अगर आपके पास एसेट्स कंपनी की करंट में ज़्यादा है तो आप, या करंट ज़्यादा है या उसका रेशो बढ़िया है, वो उतना ही अच्छा है आपको इन्वेस्ट करने के लिए, आपको डिसीजन बनाने के लिए। आपके एसेट्स मतलब आपके जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, आपकी पैसा आपका ज़्यादा है और आपकी लाइबिलिटीज़ कम है। अब तीसरा जो हम मेजर डिस्कशन करते हैं वो होते हैं बैलेंस शीट। अब आप बोलोगे बैलेंस शीट कैसे हम रीड करें या फिर कैसा समझें? बड़ा सिंपल है। आप इसमें 3 से 4 चीज़ों को मेजरली आप देख लो बैलेंस शीट में, तो आपको वो समझ में आ जाता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। पहला हम देखते हैं सेल्स, मतलब सेल्स में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, दर साल दर साल उसमें ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। सेल के साथ प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ कंपनीज होती हैं जो सेल्स को तो बढ़ा कर लेते हैं लेकिन अपनी जो प्रॉफिट मार्जिन को कम कर जाते हैं या फिर लॉस की तरफ बुक कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जोमेटो, अभी तक कोई भी अभी ईयर ऐसा नहीं है जिनमें उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी हो। तो सेल उनकी बढ़ रही है हालांकि, लेकिन प्रॉफिट अभी तक उनका नहीं आया है। वो जब आएगा, फ्यूचर में आएगा, तो वो अलग एस्पेक्ट है। हम देखते हैं सेल ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, तो दो मेजर कंपोनेंट है बैलेंस शीट के। तीसरा टोटल एसेट्स अपॉन टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स कितनी बढ़ रही हैं और किस परसेंट से बढ़ रही हैं दर साल, और टोटल लायबिलिटीज किस दर से बढ़ रही हैं। तो टोटल एसेट जो बढ़ रही है वो टोटल लायबिलिटी से ज़्यादा बढ़नी चाहिए। तो आप समझ लो आपका जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सही बात पे है। तीसरा होता है कैश फ्लो। अब कैश फ्लो आपका दर्शाता है आप कितने आपके पास लिक्विड कैश है अपनी ट्रांजेक्शन करने के लिए, अपना बिजनेस को रन करने के लिए, जो डे टू डे बेसिस पे जो कैश चाहिए होता है वो आपके पास सफिशिएंट है या नहीं है। जितना कैश फ्लो आपके पास ज़्यादा होगा, मतलब जब भी आप लोन लेते हो या फिर इक्विटी अपनी सेल करते हो, तो आपके पास 3-4 तरीके से आपकी पैसा आपको आप दिखा सकते हो। या तो आप एसेट्स खरीद सकते हो, या आप कैश अपना दिखा सकते हो अपने बैंक बैलेंस में। तो अगर इन दोनों जगह अगर पैसा नहीं गया तो कंपनी थोड़ा सा मतलब डाउटफुल है। या तो एसेट्स बढ़ेगी या आपका कैश फ्लो बढ़ेगा। कैश फ्लो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। तो मोटा मोटी ये 3 चीज़ों को अगर आप देख लोगे तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस क्लियर हो जाएगा। अब मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं किसी भी शेयर का, जो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, तो वो मैं आपके सामने दिखा देता हूं ताकि आपको पता रहे और कैसे देखते हैं और कैसे नहीं देखते हैं किसी भी बैलेंस शीट को, वो मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट कर देता हूँ।
जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था, एक मैंने एग्जांपल लिया है आपको दिखाने के लिए कि हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी एक कंपनी की बैलेंस शीट लिया है। इसमें हम देख सकते हैं कि कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ रही हैं नहीं बढ़ रही है, मतलब लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं नहीं बढ़ रही हैं, या फिर बात करें कंपनी का एसेट्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। 2012 में अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास 1,42,766 करोड़ की एसेट्स थी। अगर मैं 2023 में देखूं तो 3,47,000 की तकरीबन इनकी करोड़ की इनकी एसेट्स हो गई है टोटल। तो इनकी एसेट्स लगातार बढ़ रही है। जब आप भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो या किसी में कंपनी कोई पैसा उठाती है मार्केट से, या तो उसके पास कैश होना चाहिए या फिर उसकी एसेट्स बढ़नी चाहिए। अगर दोनों में से कुछ नहीं बढ़ रहा है तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, उनके फाइनेंशियल अच्छे नहीं है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसमें आप सेल देख सकते हैं, सेल दर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। उसका नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, किस ग्रोथ से उनका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो आप इससे आपको डिसीजन मेकिंग करने में आपको ईजी हो जाएगा, थोड़ा आप निर्णय ले सकते हैं। फिर आप कैश फ्लो देख सकते हैं, जो मैंने पॉइंट लिखा था कैश फ्लो, इनके पास कितना नेट कैश फ्लो है। अगेन दोबारा बता रहा हूँ, अगर नेट, या तो आप अगर कहीं से भी पैसा आप लेते हैं, चाहे इक्विटी से लेते हैं चाहे आप लोन से लेते हैं, अगर आपका या तो आपके पास कैश बढ़ेगा, कैश फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा, या आपके पास एसेट्स बढ़ेंगी। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं बढ़ रहा है तो आप समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए। और मैं रेगुलर बेसिस वैसे लाता रहूँगा और ऐसी वीडियोस। उसके लिए आपको चैनल को बड़ा कर लेता हूँ, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। और आप कमेंट में डाल सकते हैं आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए शेयर मार्केट से रिलेटेड, वो भी मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और रेगुलर बेसिस पे तो मैं वीडियोस डालता ही रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। कीप सपोर्टिंग मी।